Good morning, all of you. Today we are going to start with one more unit of 11th class economics, and the name of unit is Forms of Market. So, in this unit, we are going to study about all the forms of market that we have to study under the 11th class economics. तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, और वो बात ये है कि वैसे तो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स जो है उसके अंडर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट आती है, बट लास्ट ईयर और लास्ट ईयर जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो सीबीएसई ने इसकी जो 3 और फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं वो इसमें से रिड्यूस कर दी हैं। तो उनके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, बट फिर भी मैं आपको उनके बारे में बता दूंगा। हम लोग जो मेन फोकस करेंगे वो हमारी एक जो मेन फ़िलहाल अभी सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉर्म ऑफ मार्केट है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्केट। तो मार्केट क्या चीज़ होती है ये जानना ज़रूरी है एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। अदरवाइज सिंपल फॉर्म या सिंपल टर्म्स में हम लोग मार्केट को कैसे डिफाइन करते हैं कि मार्केट कोई भी वो जगह है जहाँ से हम कोई चीज़ खरीदते हैं। बट एक कॉमर्स के स्टूडेंट को या उस स्टूडेंट को जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर ये डेफिनेशन कोई उसे बताता है या वो इतना ही जानता है तो ये जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है उसकी, वो इनकम्प्लीट है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द बुक या अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स, मार्केट कोई भी वो प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर आपस में कांटेक्ट करते हैं और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। तो सर आपने इसमें क्या डिफरेंस बताया? देखिए, जो आप या जनरल टर्म्स में मार्केट की जो डेफिनेशन होती है उसमें एक ऐसी प्लेस जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो और जहाँ पर बायर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो और कस्टमर उससे जाके कांटेक्ट करे, ये होना मस्ट है। बट मॉडर्न टर्म्स के अकॉर्डिंग या इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग फिजिकली एग्जिस्ट करने वाली कोई भी प्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि अगर ऑनलाइन या किसी और मोड में टेलीफोनिकली जहाँ पर एक बायर और सेलर आपस में कांटेक्ट कर सकें फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग बाय विच देयर नीड कैन बी सेटिस्फाई, तो दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ दैट इज़ ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज अ मार्केट। यानी कि अगर एक बायर और सेलर अपना कांटेक्ट कर पा रहे हैं बिना किसी फिजिकली एग्जिस्ट करने वाली प्लेस के बिना भी, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ मार्केट ही कहलाएगा, या वो भी एक मार्केट ही कहलाएगा जहाँ पर बायर और सेलर आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं। वो चाहे उन्होंने टेलीफोनिकली किया है, ऑनलाइन किया है, या जिस भी और किसी तरीके से उन्होंने कांटेक्ट किया है और उनकी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो पाई है, तो वो मार्केट ही कहलाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एक मार्केट को किन किन बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उन्होंने बताया है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि उस मार्केट में बायर्स और सेलर की क्या जो है वो क्वांटिटी है। मीन्स टू से, देखिए जैसे हम लोग होलसेल मार्केट की बात करते हैं तो होलसेल मार्केट में क्या होता है, बायर्स बहुत सारे होते हैं पर किसी भी एक चीज़ को बेचने वाले वहाँ पर एक होलसेलर होता है। ये हमारी बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स दोनों ही चीज़ कहते हैं। होलसेलर एक वो पर्सन है जो किसी भी चीज़ को बल्क में ख़रीदता है और कम वैरायटी में ख़रीदता है। तो इसलिए होलसेल मार्केट एक वो मार्केट होती है जहाँ पर किसी भी एक चीज़ का जो एक होलसेलर होगा और उस चीज़ को ख़रीदने वाले बहुत सारे रिटेलर होते हैं, तो उस मार्केट को होलसेल मार्केट कहा जाता है। अब रिटेल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है? रिटेल मार्केट में बहुत सारे खरीदार होंगे और बहुत सारे ही जो हैं वो बेचने वाले भी होंगे सेम चीज़ को, जिसका प्राइस भी सेम होगा, साइज़ भी सेम होगा, क्वांटिटी भी सेम होगी। तो उसे मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं? रिटेल मार्केट कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इन्होंने बताया है नंबर ऑफ़ बायर एंड सेलर, यानी कि बायर और सेलर की क्वांटिटी के हिसाब से भी हम मार्केट को जो है वो कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। नेचर ऑफ द कमोडिटी,
कमोडिटी के नेचर के हिसाब से कि वो कमोडिटी किस नेचर की है, अल्टीमेट कंज्यूमर की है या वो कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स है। इस बेसिस पर भी उस कमोडिटी को किस मार्केट में, किस फॉर्म ऑफ मार्केट में बेचा जाए, ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। फर्म्स के एंटर और एग्जिस्ट, किसी भी मार्केट में किसी फर्म की एंट्री और एग्जिट पर किस तरह के रूल्स रेगुलेशन हैं या किस तरह उनकी एंट्री पर रेस्ट्रिक्शन लगाई है या वो लोग फ्री हैं, इस बेसिस पर भी एक फॉर्म ऑफ मार्केट जो है वो कैटेगराइज की जाती है। जैसे मैं इसके लिए आपको एग्जांपल समझाता हूँ। हमारी एक फॉर्म ऑफ मार्केट होती है मोनोपोली, जैसा कि आप नीचे देख भी पा रहे होंगे। तो मोनोपोली जो एक मार्केट होती है, फॉर्म ऑफ मार्केट होती है, इसका मेन फीचर क्या होता है, इसमें सिंगर जो है किसी भी चीज़ का सेलर या प्रोड्यूसर सिंगल होता है इन होल मार्केट। नो अदर क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ दैट थिंग इन दैट मार्केट और इन एरिया विल बी अवेलेबल। जिसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडियन रेलवे। ऑल ओवर द इंडिया इंडियन रेलवे की सर्विस जो इंडियन रेलवे प्रोवाइड कराता है उसका कोई और सब्सिट्यूट, क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। सब्सिट्यूट वी कैन से, ठीक है ना, सब्सिट्यूट तो है। ट्रांसपोर्टेशन की और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मेट्रो ट्रेन, बट मेट्रो ट्रेन उसका क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम अपने इंडियन रेलवे की जिन रेल्स में हम लोग ट्रैवल करते हैं उनकी बात करें तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों को कैरी करती हैं, गुड्स को भी कैरी करती हैं, जबकि मेट्रो ट्रेन में गुड्स कैरी करने की कोई फैसिलिटी नहीं होती है और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन बी कैरिड बाय द ट्रेन। तो ये क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, ट्रांसपोर्ट सब्सिट्यूट है, क्योंकि रेल जो ट्रेन है उसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो जो भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अब प्रोवाइड करा रहा है वो उसका सब्सिट्यूट है, बट नॉट अ परफेक्ट और क्लोज सब्सिट्यूट। तो इस बेसिस पर भी एक मार्केट को जो है कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशन की नॉलेज बायर और सेलर को कितनी है या कितनी नहीं है सॉरी, इस चीज़ पर भी एक फॉर्म ऑफ मार्केट जो है वो कैटेगराइज की जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो चीज़ें होती हैं जो ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को लैंड करते हैं, है ना। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वैसे तो बेसिकली जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपके 12th क्लास में है, बट फिर भी यहाँ पर बात आई है तो मैं बता देता हूँ। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिन्हें लैंड करने के बदले ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस और प्रॉफिट ये बदले में उन्हें मिलता है, इसीलिए वो इन चीज़ों को लैंड करते हैं। तो उस लैंड करने की जो फ्रीडम है या रेस्ट्रिक्शन है, इस बेसिस पर भी एक फॉर्म ऑफ मार्केट को कैटेगराइज किया जा सकता है या किया जाता है। जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो मोबिलिटी है वो क्या है? बिल्कुल फ्री है। जो ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप किसी को भी लैंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस बेसिस पर भी मार्केट को जो है कैटेगराइज किया जाता है। तो ये तो बात हुई हमारे मार्केट और उनके क्लासिफिकेशन की, उनकी टाइप्स की, कि किस किस बेसिस पे उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट की, जो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन कौन सा फॉर्म ऑफ मार्केट होती है या उसकी क्या पहचान होती है? तो मैंने बताया, रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर एंड सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। यानी कि एक परफेक्ट कंपटीशन एक वो फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर हैं और जो कि
जो सेलर्स हैं वो होमोजीनियस यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो प्राइस में, क्वांटिटी में, साइज़ में, कलर में सेम है, और उसे ख़रीदने वाले भी, उसके जो ख़रीदार हैं वो भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। और वहाँ पर प्राइस क्या है, प्राइजेज आर डिसाइडेड बाय द मार्केट, यानी कि मार्केट फोर्सेस उस प्रोडक्ट के जो प्राइजेज हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। और मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और इसकी एक मेन खास बात जो मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी वो क्या होते हैं, अंडर दिस प्राइजेज रिमेन कांस्टेंट, इंडिविजुअल बायर एंड सेलर कैन नॉट अफेक्ट द प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो अभी इस चीज़ को आगे और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और इलेबोरेट होगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जी। तो इसे ज़्यादा समझने के लिए हमारे पास फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन है, जिसमें कि पहला फीचर है हमारा वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, यानी कि बायर और सेलर जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी उस प्रोडक्ट को बेच सकता है और कोई भी उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। कोई उनकी एंट्री और एग्ज़िट पे कोई एंट्री या एग्ज़िट जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होती है जी। तो नंबर 2 हमारा जो फीचर है वो क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट मीन्स दे आर सेम इन प्राइस, साइज, क्वांटिटी, कलर, दे आर सेम। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं इस चीज़ को, वो उस फॉर्म ऑफ मार्केट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री और एग्जिट का रीज़न क्या है ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, वो मैं बताता हूँ। देखिए, जब प्राइजेस किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केट में किसी प्रोडक्ट के कांस्टेंट हैं, आप कितनी भी यूनिट बेचें या कितनी भी उसकी यूनिट कोई और भी बेचे, तो उन यूनिट्स को बेचने से जो प्रॉफिट अर्न होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न नहीं होगा। आपने 100 यूनिट्स 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बेची, तो आपका प्रॉफिट जितनी आपने यूनिट बेची 5 रुपीज़ के हिसाब से उतना आप रेवेन्यू अर्न करेंगे, और उसमें से जो आपके एक्सपेंसेस होंगे उन्हें माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट। अगर दूसरे किसी सेलर ने 100 यूनिट्स बेची है तो उसे भी 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ही उसे सेल करनी पड़ेगी, और उसका जो रेवेन्यू होगा वो भी आपके जितना ही होगा, और उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपके जितना ही होगा। तो इसलिए अंडर दिस फॉर्म ऑफ मार्केट जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जितनी यूनिट आप बेचेंगे उतना आपको रेवेन्यू अर्न होगा, उतना अगर यूनिट कोई और बेचता है तो उसे भी उतना ही रेवेन्यू अर्न होगा और उसे भी उतना ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि द प्रोडक्ट इज सेम एंड प्रोडक्ट प्राइजेज आर कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट इज नॉर्मल टू ईच एंड एवरी सेलर जी। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर, यानी कि दोनों बायर और सेलर को क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द मार्केट एंड द प्राइजेज एंड द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेल, दोनों को, ठीक है। तो ये भी एक फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये चीज़ भी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो मोबिलिटी होती है, यानी कि अवेलेबिलिटी होती है, वो बिल्कुल फ्री होती है। जहाँ पर भी ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अपने फैक्टर्स के अच्छे प्राइजेज या ज़्यादा प्राइजेज मिलेंगे, दे कैन लैंड दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू दैट फर्म। उसी फर्म को वो लोग दे सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, जहाँ पर उन्हें अच्छे या ज़्यादा प्राइजेज मिलेंगे इन कंपेयर टू अनदर फर्म। फ्री, नो बर्डनिटी, नो रेस्ट्रिक्शन on the mobility. Next word they are saying absence of transportation cost. Transportation cost की absence होती है इस form of market में, no extra transportation cost। एक चीज़ मैंने अपने घर के पास के मार्केट से ख़रीदी और एक थोड़ा दूर से ख़रीदी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि ये यहाँ से दूर है या जहाँ से मैंने माल ख़रीदा है, अगर सेलर ऐसा कहता है, उसकी वजह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने इसमें ऐड की है और इसलिए ये प्रोडक्ट महंगा है, तो दैट काइंड ऑफ एक्सक्यूज़ विल नॉट वर्क अंडर दिस। उसे मार्केट के फीचर की वजह से उसे वो प्रोडक्ट उतने ही प्राइसेस पर बेचना होगा।
जी, नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट की भी एब्सेंस है, कोई एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट नहीं ऐड कर सकता एक सेलर उस प्रोडक्ट के प्राइजेस में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वर्ड दे आर सेइंग, लास्ट इज, यही लास्ट था, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट यही लास्ट था इसमें। तो अभी मैं समझता हूँ कि आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में काफ़ी कुछ, क्या सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वही इसमें भी हम लोग ब्रीफली में अभी डिफाइन कर देंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर 3 लेफ्ट फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ मार्केट होती है आफ्टर परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज मोनोपोली। तो मोनोपोली क्या होता है? वेयर देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी चीज़ का अगर कोई सिंगल प्रोड्यूसर या सेलर होता है जिसकी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, तो वो फॉर्म ऑफ मार्केट क्या कहलाती है? वो मोनोपोली कहलाती है। इसके लिए मैंने आपको अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि इंडियन रेलवे इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली। इसी तरह हमारा इसका जो थर्ड फॉर्म ऑफ मार्केट होता है दैट इज़ मोनोपोलास्टिक। मोनोपोलास्टिक और उसके बाद होता है ओलिगोपोली। ये 4 फॉर्म ऑफ मार्केट होती है। तो जो मोनोपोली है वो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कॉम्बिनेशन करके एक फॉर्म ऑफ मार्केट बनाया गया है, और ओलिगोपोली एक जो है 4th टाइप का मार्केट है। अब इसमें जो मोनोपोली है इसमें क्या होता है? आइडेंटिकल प्रोडक्ट बट एट डिफरेंट प्राइस, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ओलिगोपोली ब्रीफ में ही डिफाइन करेंगे क्योंकि अदरवाइज ये चैप्टर में हमें परफेक्ट कंपटीशन ही पढ़ना है। ओलिगोपोली, लेस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर या सेलर ऑफ कमोडिटी, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाले या उसे प्रोड्यूस करने वाले लेस नंबर ऑफ सेलर्स, बट उसके जो खरीदार हैं वो लार्ज नंबर है। इसका एक एग्जाम्पल होता है कार मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म्स होती हैं। किसी भी कंट्री में कार मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कितनी फर्म्स होती हैं? 1, 2, 3, वो उस कंट्री के डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड होने पे डिपेंड करता है। तो हाईएस्ट 5, 10, बट उन कार्स जो वे 10 फर्म्स बनाती हैं ऑल ओवर द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री बेची जाती हैं। तो ये चारों फॉर्म्स ऑफ मार्केट मैंने आपके सामने डिफ़ाइन कर दिया है। 3 को मैंने बहुत शॉर्ट में किया है और एक को मैंने जितना भी आपके चैप्टर में था वो सब कुछ मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब इसका जो बचा हुआ टॉपिक जो कि हम पिछली वीडियो में डिफ़ाइन कर चुके हैं वो ये है। देखिए फिर से वही है, AR इक्वल टू MR बिकॉज ऑफ प्राइजेज आर कांस्टेंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अगेन द सेम थिंग जो कि हमने डिफाइन की थी प्रीवियस में। यहाँ पर भी जो प्राइजेज हैं वो क्या हैं? प्राइजेज आर कांस्टेंट। कितनी भी यूनिट, फर्स्ट यूनिट जब हमने बेची तो दैट ऑल्सो एट 5 रुपीज़ पर यूनिट, सेकेंड बेची तो दैट इज़ ऑल्सो ऑन 5 रुपीज़, 5th यूनिट बेची तो दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 5 रुपीज़ पर यूनिट। अब जब AR कांस्टेंट है तो हम अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पर यूनिट हमारे जो रेवेन्यू है वो कितना है? 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो हमारा MR कितनी एडिशनल यूनिट भी उसकी हम प्रोड्यूस कर लें वो क्या रहेगा? 5 रुपीज़ पर यूनिट ही रहेगा। तो इससे क्या होगा? हमारा जो AR है इक्वल टू MR हो जाएगा। और इसीलिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियसली ले जाऊं तो मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो मैंने बताया था PPC की जो शेप होती है वो क्या होती है? कॉनकेव होती है। रीज़न इंक्रीजिंग MRT। फिर हमने बताया कि अगर ये जो इंक्रीजिंग MRT है ये कांस्टेंट MRT में कन्वर्ट हो जाए तो शेप कैसी हो जाएगी? अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ के इंक्रीज होने की जो रेट है वो कांस्टेंट होगी तो उससे जो कर्व बनेगा दैट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो इंक्रीजिंग है तो अपवर्ड स्लोपिंग, डिक्रीजिंग है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, और
कांस्टेंट ही है, तो दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये भी एक रीज़न है, बट वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। हम अकॉर्डिंग टू द मार्केट बात करते हैं, तो उसका मैंने आपको रीज़न जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। क्योंकि हमारे प्राइजेस कांस्टेंट हैं, तो हमारे जो एडिशनल यूनिट्स हैं उसकी जो रेवेन्यू होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो यही रीज़न है, यही 2 चैप्टर्स में 2 बार डिफ़ाइन किया गया है। मैंने भी आपके सामने 2 बार डिफ़ाइन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।